अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है? जब बारिशें हो भी जाती हैं, पहले तो बारिशों के इंतजार में रहते हैं तो आप सो रही होती हैं उस दौरानिया में? नहीं अब्दुल्ला, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बारिश ही नहीं हो रही। व्हाट इज दिस? मतलब पूरा शहर एक तरफ, मैं बता रहा हूँ हुई है, बस आप उस वक्त कैलूला कर रही थी और वो इतनी ज्यादा नहीं हुई। नहीं, मैंने उठ के देखा है, बाहर सड़कें बिल्कुल खुश थी, मगर कैलूला कर रही थी आप, इसका मतलब है मैं बता रहा हूँ आपको, वो इतनी हुई थी कि जब तक आप उठी सो के वो खुश्क हो गया था पानी, लेकिन थोड़ी सी हुई थी, लाइक नहीं हुई थी। मतलब हुई थी? वैसे मैं कल आपके घर के बहुत पास गुजर रहा था और बूंदाबांदी का सिलसिला थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए चल रहा था, लेकिन उससे ज़ाहिर है इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि सड़कों पे कोई पानी खड़ा हो जाए या आपको एहसास हो। और ये तो अच्छी बात है अगर ड्रेन हो रहा है पानी, तो अदरवाइज तो 15 मिनट की बारिश भी यहाँ पे बहुत सी सड़कें तो हो सकती है। जो शॉट्स हम अभी आपको दिखा रहे हैं उसमें तो अच्छी ठीक ठाक वाली बारिश है, कोई इतनी बुरी नहीं है। द अदर साइड ऑफ द सिटी स्कीम 33, बहरिया टाउन, मलीर, मॉडल कॉलोनी, यहाँ पे तो ठीक ठाक बारिश हुई है। थोड़ा सा फिर आई मीन हैप्पी फॉर यू गाइस, लेकिन थोड़ा सा अफसोस हो जाता है ना कि जब बारिश हो ही रही है, इतने इंतजार में बैठे थे, खुश्क हो गए हैं, तो थोड़ी सी मतलब उसमें फेयरनेस होनी चाहिए इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन। अच्छा, माहौल पूरा था माशाल्लाह, लोगों ने बेसन अपना घोल लिया था पकौड़े तलने के लिए, गुलगुले बनाने के लिए, डाले भी नहीं देखे, खत्म हो गए। और मैंने तो बस आम काटा एक प्याली में और बस बाहर उससे थोड़ा सा महसूस हुआ और ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई एंड इट वाज नॉट बैड। सो या यू मिस्ड इट, बट टोटली डिड। देयर इज समथिंग, आई मीन लाइक व्हाट इज मेरे अगेंस्ट क्या चल रहा है, बट एनीवे सिर्फ हमारे यहाँ ही बारिश, मतलब कि सिर्फ कराची में नहीं हुई, आपको बता दें कि इस्लामाबाद समेत बहुत सी जगहों पे बारिश हुई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में रवा हफ्ते मानसून की तेज बारिशों का इम्कान है और कराची के बाज़ इलाकों में आपको बता दिया हमने हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है और हवाएं भी चली हैं। वैसे हवा अच्छी चलना स्टार्ट हो गई थी एंड इट बिकेम बेटर, मगर गर्मी में कोई ख़ास कमी नहीं हुई और सिंध के छोटे बड़े शहरों जैसे कि शिकारपुर हो गया, शहदाद कोट हो गया, लाड़काना समेत कराची में तेज़ हवाओं के साथ आज बारिश हो सकती है। अब बताओ जनाब, वैसे मैं कल रात को वेदर ऐप चेक कर रहा था, आज 15 से 20% इम्कान नजर आ रहा था। लेट्स सी क्या होता है। वेदर ऐप्स में तो मेरा नजर ही नहीं आ रहा ना 20 जुलाई से पहले सिंध में मूसलाधार बारिश की तवक्को कम है। कराची माजी में इंतहाई खौफनाक किस्म की अर्बन फ्लडिंग का सामना भी कर चुका है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हमारे ही प्रोग्राम में यकीन दिलाया था कि बारिशों से निपटने के लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। सफाई कॉन्स्टेंटली चल रही होती है। आपसे कुछ रोज कबल 10-12 रोज हो गए हमको सफाई के अमल को स्टार्ट किए हुए और कराची के तमाम बड़े नालों के चोकिंग पॉइंट्स को एड्रेस किया जा रहा है, उनके ऊपर काम चल रहा है। उसके साथ साथ और जो छोटे नाले उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह हम लोग सब फील्ड में होंगे, हमारा अमला फील्ड में होगा और काम करता हुआ नजर आएगा। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि 2020 हो 2022 की बारिशें हों, आपकी इंतज़ामिया हरकत में नज़र आई थी, आपकी इंतज़ामिया ग्राउंड पर नज़र आई थी और जिस तरह की तबाही बाकी पाकिस्तान में हुई थी उस तरह की तबाही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में नहीं हुई। जिन जिन जगहों पर ऐसे नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हुआ वहाँ पर भी पानी को बर वक्त तरीके से निकाल लिया गया था। तो मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि नालों की सफाई का प्रोसेस चल रहा है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि इंशाल्लाह सितंबर तक, जब तक मॉनसून स्पेल ख़त्म नहीं होता, ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये तो थी तैयारी की बात। अब एनडीएमए ने क्या किया हुआ? एनडीएमए ने कल वार्निंग जारी की है कि मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल और अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। रवा हफ्ते बारिशों के बायस लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और फैसलाबाद और रावलपिंडी और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है भाई का खतरा है वैसे बिल्कुल। और हम चूँकि पिछले कुछ सालों में इस किस्म के हालात देख चुके हैं, सो डेफिनेटली हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि एडवाइजरी में शहरियों को हिदायत भी की गई है कि वो मुहतात रहें और मकामी हुकाम की हिदायत पर अमल करें। बिल्कुल आई मीन पिकनिकों पे ना निकल जाएं। जब आपको वार्निंग जारी कर दी गई हो तो प्लीज़ दिस विल नॉट बी द टाइम फॉर इट, क्योंकि बारिश आपको पता है कि थोड़ी देर आप इंजॉय करते हैं और उसके बाद ऐसा मोड़ ले लेती होती है which we have witnessed in the past few years।
तैयारी की बात कर रहे हैं, क्या सूरत हाल बन सकती है, उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर शहरियों को अपनानी है, इदारों की क्या तैयारी है। इरफान अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डीजी PDMA पंजाब। उम्मे फरवा होंगी हमारे साथ लाहौर से, जो कि लाहौर के मौसम का अहवाल। इमरान मेरा ख्याल है हमारे साथ, सुहेल इमरान है हमारे साथ लाहौर से, और उनीबा ज़मीर हमें कराची से ज्वाइन। उनीबा ज़मीर हैं और सुहेल इमरान हैं। सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम, दैट्स अनयूजुअल। नो बट इट्स ओके, गुड टू हैव यू। सबसे पहले तो इरफान अली साहब आपसे पता करना चाहेंगे, एडवाइजरीज भी जारी कर दी गई हैं, प्रेपरेशन के हवाले से बताएं। अभी उस लेवल की बारिश वैसे नहीं हुई, बट वी डू नो कि दिस इज़ द मोमेंट, यही मौसम भी बन रहा है और यही महीने हैं जब अर्बन फ्लडिंग हो जाती होती है। जी मैम, बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि हमारी जो एडवाइजरी थी जुलाई के 1 जुलाई से पहले 7 तक थी। उसमें भी आपने देखा कि नॉर्दर्न पार्ट जो है, खासतौर पे पिंडी डिवीजन और ये सेंट्रल पार्ट में लाहौर में ये हमारे पास बारिशें हुई। और लाहौर में हमने लास्ट जो बड़ी बारिश है वो तकरीबन 120 mm तक वो बारिश हमने देखी, लेकिन पानी जो है वो फौरन ही 1-2 घंटों के अंदर ड्रेन आउट हो गया था थ्रू आउट द सिटी से। अभी दोबारा 10 से 15 तक की एक मेन हमारी एडवाइजरी है, और उसमें फिर हम, जैसे आपने भी कहा, NDMA ने भी इसमें प्रेडिक्ट किया है कि इसमें हमारे बड़े शहरों में, अर्बन सेंटर्स में ये दोबारा फिनोमेना ये आ सकता है अर्बन फ्लडिंग का। लेकिन इसके को पेश नजर रखते हुए जो एक डीसिल्टिंग का कैंपेन था वो मल्टीपल साइकिल्स हमारे तमाम वासास ने पंजाब में कर लिए, और खास तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शन पे एक ऑनगोइंग हमारा डीसिल्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें नाला लई हो गया, नारोवाल, सियाटलकोट के बड़े नाले, और उसके अलावा बाकी तमाम अर्बन सेंटर्स की तमाम सिवर लाइंस, ड्रेनेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स उनको इरफान साहब, अर्बन सेंटर जाहिर है बेहतर ही हैं as if we compare them to the rest of the country, particularly लाहौर is a model city। अब ये बताइएगा कि जो रूरल सेंटर्स हैं वहाँ पे अगर नुकसान होता है बारिशों से, तो गरीब किसान का बहुत नुकसान होता है, जिसकी फसल तबाह होती है, जिसका घर भी एट टाइम्स पानी में बह जाता है, जिसके माल मवेशी भी तबाह हो जाते हैं, फिर रेस्क्यू भी उन्हें करना पड़ता है। एंड वी हैव सीन दीज थिंग्स इन द पास्ट ईयर्स। सिंध में ज़्यादा तबाही आई, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही आई, अप नॉर्थ भी तबाही आई। सो पंजाब के रूरल इलाकों के लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? जी बिल्कुल, अगर इस वक्त आप देखें तो थ्रू आउट पंजाब जो सोइंग है पैडी क्रॉप की, राइस कल्टीवेशन वो हो रही है, and the farmers they are badly needing this water source। तो अभी तक की जो बारिशें हैं वो माइल्ड बारिशें हैं, तो बहुत ज्यादा वो क्वांटम इनका नहीं रहा, तो इससे हमारा जो इरिगेशन और नेक्स्ट हमारी सोइंग है उसमें हमें फायदा हो रहा है। हाँ, जो छोटे शहरों के अर्बन सेंटर्स हैं, जिसमें अभी की जो प्रेडिक्शन है उसमें नॉर्थ और सेंट्रल के साथ साथ साउथ ईस्टर्न पार्ट भी हमारा चोलिस्तान और उसके जो मुल्हिका अर्बन सेंटर्स हैं, जिनमें भावलपुर, भावल नगर, ये इलाके हैं, तो इधर जरूर इशू हो सकता है। लेकिन फिर मैंने वही जैसे गुजारिश की कि अर्बन सेंटर्स पे चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पे ये हमने इंश्योर कर लिया है कि वहां मल्टीपल साइकिल्स ऑफ डीसिल्टिंग हो गए हैं। जब भी फिर बारिश का इस तरह का कोई फिनोमेना होगा तो वो पानी इंशाल्लाह ताला ड्रेन आउट होगा। जितने डिस्पोजल स्टेशंस हैं पंजाब में, हर डिस्पोजल स्टेशन पे बिजली का बैकअप वो इंश्योर कर लिया गया है, जनरेटर्स का इंतजाम कर लिया गया है, और लो लाइंग एरियाज में डी वाटरिंग सेट्स को वो इन प्लेस कर लिया है। तो इंशाल्लाह ताला खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल होगी तो पंजाब में आइडियल इंतजाम होगा। चलो, गुड टू नो, और ऑब्वियसली हम आपसे ये चेक भी रखते रहेंगे। इरफान अली साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात करना चाहेंगे। सुहेल इमरान, लाहौर के हालात बताएं, क्योंकि कराची में तो उस लेवल की अभी बारिश नहीं हुई कि अब निज़ाम जो है उसको चेक किया जाए फिलहाल, लेकिन लाहौर में बारिशें शुरू हो गई हैं वैसे। जी हुमा, बारिशें उस तरह का स्पेल नहीं आया जिस तरह का हमने गुज़िश्ता बरस स्पेल देखा था मानसून में। अभी मानसून का आगाज़ ही है, और मैं सिर्फ अगर लाहौर की बात करूं तो एक ही ऐसा स्पेल था जो हुआ, और वो तकरीबन 40-45 मिनट जारी रहा, ऑन एंड ऑफ बारिश होती रही, और उसके बाद स्कैटर्ड रेन हुई थी। और उस दौरान क्योंकि बारिश उस तरह की नहीं हुई है कि जिसमें चेक किया जा सके इन अथॉरिटीज़ को, जो अलर्ट भी जारी कर देती हैं, जो एडवाइजरी भी जारी कर देती हैं, आने वाले दिनों में भी कोई
इतना बड़ा स्पेल नहीं आ रहा है यहाँ पर बारिश का। अगर हम महकमा मौसमियात की वेबसाइट भी देखें या दूसरी ऐप्स के भी जाएं तो अगले 3 से 4 रोज़ में ऐसा कोई बारिश का स्पेल नहीं है, बल्कि जो शहरियों को है वो इसी तरह की अजियतनाक हब्स का सामना रहेगा। और आज भी कुछ इस वक्त जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ लगभग 9 बजे का टाइम है, तो इस वक्त भी ह्यूमिडिटी जो है वो 70% से बढ़ चुकी है, टेम्परेचर 37 तक जाने के इम्कान है। जो बारिश का स्पेल शो किया जा रहा है वो थर्सडे नाइट से शो किया जा रहा है। फ्राइडे को थोड़ी सी बारिश है जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़रूर गिरेगा, लेकिन अभी तक जिस तरह की हम पेशगोई देख रहे हैं या ऐप्स पर खुल के बारिश नहीं हुई है, वो घुटन और हब्स वो बहुत ही खौफनाक और अजियतनाक इज द राइट टर्म फॉर इट टू बी ऑनेस्ट। उनीबा आप बताइएगा कराची में कल कहाँ कहाँ बारिश हुई बाय द वे, क्योंकि हुमा जरा कंसर्न थी इनके घर पे बारिशें नहीं हुई। जहाँ नहीं हुई वो तो मुझे पता है, इनके नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस रही हैं। जी अब्दुल्ला, कराची इतना बड़ा है कि यहाँ पर ना हर इलाके का अपना एक क्लाइमेट है। आप अगर शार फैसल की बात करें, हम ट्रैवल करते हैं तो शार फैसल का कुछ हिस्सा खुश्क होता है, कुछ हिस्से पे बारिश होती है। तो हम लोग जब बारिश को रिपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं हमारे यहाँ तो बारिश हुई नहीं। तो कराची की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ इलाकों में जमकर बादल बरसते हैं, कुछ इलाके खुश्क रहते हैं। कल जो हमने देखा कि कराची के जो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के बादल बने, सुपर हाईवे, गडाप, इन इलाकों में अच्छी बारिश हुई। जबकि कुछ लोगों ने हमें ऐसी वीडियोज़ भी भेजी जिसमें लिखा था कि तूफ़ानी बारिश हुई, वो कि वो मुख्तसर दौरानिया की थी। आपने वो विजुअल्स भी देखे होंगे कि काफ़ी तेज़ बारिश थी। लेकिन अगर हम बात करें बाकी इलाकों की, जैसे साउदर्न इलाके, वहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती रही। शाम 4 या 5 बजे के करीब भी हमने देखा कि मलिर और इसके इतराफ़ के इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। दिन भर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था और हीट इंडेक्स बहुत ज़्यादा था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर रहा था। लेकिन पूरे जो शहर में हमने देखा कि गहरे स्याह बादल ज़रूर आए लेकिन वो बरस नहीं सके। जितनी तेज़ी से बादल बन रहे थे उतनी तेज़ी से ही वो खत्म भी होने जा रहे थे। इतनी सपोर्ट नहीं थी, बहुत गहरे बादल थे और ऐसा लग रहा था ये बरसेंगे तो बस जल थल एक हो जाएगा। लेकिन where did they go? इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से ये हुआ है कि जब आप सुबह उठते हैं तो ऐसा काले बादल होते हैं एंड थ्रू आउट द डे वो उड़ चुके होते हैं, दे हैव एक्चुअली वैनिश्ड, तो वो बिल्कुल गायब हो चुके होते हैं, वो पूरा बरसते नहीं है। कल क्या फिनोमेना था वैसे, क्यों कहाँ गए वो, इतने गहरे बादल नहीं बरस सके हमारे यहाँ? कल जो कुछ वेदर कंडीशन थी या कहें कि जो सपोर्ट सिस्टम था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। बहुत गहरे बादल बने लेकिन कुछ बलूचिस्तान की खुश्क हवाएं थी वो थी, फिर मिडल लेवल पर जो क्लाउड्स बनते हैं जो सपोर्टिव होते हैं वो भी नहीं बने। तो वो बादल क्या हुआ कि वहीं उन्हीं इलाकों में बरसने के बाद ख़त्म हो गए। बादल बनने का सिलसिला जारी रहा लेकिन वो बादल शहर की जानिब बढ़ नहीं सके। आज भी कुछ इम्कान है कि कराची में दोपहर के बाद इन्हीं इलाकों में जैसे नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के जो इलाके हैं हमारे, वहाँ पर गरज चमक के बादल बनेंगे। अगर सिस्टम को सपोर्ट मिली यानी इन बादलों की इंटेंसिटी बढ़ी तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर हल्की से मुतदिल शिद्दत की बारिश का इम्कान है। और कुछ इलाकों में कहा जा रहा है कि मुख्तसर दौराने की तेज़ बारिश भी हो सकती है। और वो इलाके आपको पता है कि हमारे जो सुपर हाईवे के तरफ के इलाके हैं या जो गडाब और मलिर के जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहा जा रहा है कि कुछ मुख्तसर दौराने की तेज़ बारिश हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें क्योंकि महकमा मौसमियात ने कहा है कि 20 जुलाई से पहले कराची में तेज़ बारिशों का इम्कान। अच्छा, इरफान अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, मौके का फ़ायदा, थैंक यू उनीबा, हमारे साथ ही रहिएगा। आप आगे के मुतवक्के बारिशों का बता रही हैं, लेट्स होप के हो जाएं क्योंकि कराची और इर्द गिर्द बारिशों की ज़रूरत भी है। इरफान साहब, आपने अभी की तैयारी तो हमें बड़ी तफसील से बताई है, लेकिन साथ साथ आपके डिपार्टमेंट में कोई फ्यूचर प्लानिंग भी चल रही होती है क्योंकि वेदर पैटर्न्स आर चेंजिंग एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ्स। अभी मुंबई की मिसाल आपके सामने, हमने अर्बन फ्लडिंग का यहाँ बहुत खौफनाक फिनोमेना देखा हुआ है। किस तरह से टैकल करना है आने वाले दिनों में मौसमियाती तब्दीलियों को? फॉर द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस, ये रिमाइंडर ऑफ अर्बन फ्लडिंग जब हमारे यहाँ हुई थी तो वो दिखा रहे हैं हम साथ। जी इरफान साहब। अच्छा, ये मुंबई के वैसे शॉट्स हैं इस वक्त। जी इरफान अली साहब। जी, ये बड़ा पर्टिनेंट आपकी बात है कि अल्टीमेटली फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। और पंजाब में आपने देखा होगा कि ऑलरेडी लाहौर आइडियल इसी वजह से है कि हमारे पास यहाँ अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेजेस बने हुए हैं। यहाँ जो लो लाइंग एरियाज हैं उनमें 6 ऑलरेडी स्पॉट्स पे बड़े स्टोरेजेस बने हुए हैं और आने वाले बजट में 10 मोर स्टोरेजेस दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड हियर इन लाहौर। और इससे जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं उसमें ये जो पानी का एक्यूमुलेट होने का फिनोमेना है ये इंशाल्लाह लाहौर की हद तक ये जो हमने सुना था कि एक तजर्बा किया गया है क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में, वो वाटर एब्जॉर्बिंग वेल्स बनाकर जहाँ पे पानी ज़ेरे ज़मीन जा सकता है क्योंकि लाहौर का ऑलरेडी जो पानी पीने का पानी ज़मीन से आता है
उसकी सतह कम हो रही है। इज़ दैट ट्रू कि वो बने हैं और फिर उसके बाद उनकी तादाद बढ़ाने का इरादा है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं को अब आगे बढ़ाया भी जा रहा है। 6 ऑलरेडी लाहौर में एग्जिस्ट कर रहे हैं और 10 अभी आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में ये कंप्लीट होंगे। तो इंशाल्लाह इससे जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना है ये मेट्रोपोलिस में ये हमारा इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। बाकी इसका ओवरऑल अगर रिवराइन फ्लडिंग को देखें और तो इसमें हमें अल्टीमेटली जो रेजर्वायर्स हैं वो हमें बनाने पड़ेंगे। आप देखें इंडिया का एक रिसेंट वाटर समिट में यूएन में they have submitted the figures और वो figures ये थी कि by now they have spent $240 billion on constructing these reservoirs और उधर आप जान के आप हैरान होंगे कि 4,334 डैम्स हैं इंडिया में। मीनिंग thereby कि अल्टीमेटली वी हैव टू गो फॉर दिस। और जब भी ये बारिशें आती हैं ये शहरियों के लिए, लोगों के लिए अजाब और वबाले जान बनने की बजाय इनको ये वाटर स्टोरेजेस और हमारी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं उसके लिए ये पानी इस्तेमाल हो। अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म में वी हैव टू थिंक फॉर इट। और बाकी पंजाब में जैसे मैंने गुजारिश की कि यहाँ पे ये अंडरग्राउंड जो वाटर स्टोरेजेस हैं वो बना के हम अर्बन फ्लडिंग के फिनोमेना को काफी हद तक इंशाल्लाह मिटिगेट कर लेंगे आने वाले सालों। दैट्स अ ग्रेट आइडिया और अगर ऐसा हो जाए तो कुड बी वेरी सक्सेसफुल। सुहेल इमरान, अभी सो फार जितनी बारिश हुई है ऑल्दो वो उस नौयत की तो नहीं हुई जिस तरह हम एक्सपीरियंस कर भी चुके हैं, लेकिन कहीं आपने अपना आंखों देखा हाल बताएं कि कहीं देखा है कि पानी जो है वो खड़ा हो या फिर जो निज़ाम है पानी को क्लियर करने का फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम लो लाइंग एरियाज वो सही चल रहा है? अगर हम लाहौर की सिर्फ बात करें तो पिछले 3-4 साल से खासा अच्छा निज़ाम है यहाँ पर निकासी है आपका। अगर बारिश होती है यहाँ पर 2 से 3 घंटे तक तो अगले 3 से 4 घंटे तक बारिश थमने के बाद की बात कर रहा हूँ तो उसके बाद पानी निकल जाता है। बहुत कम ऐसे एरियाज रह गए हैं इस वक्त लाहौर में, नशेबी इलाके जो डेफिनेटली हैं वहाँ पर पानी ज़रूर जमा भी हो जाता है और वो अगले 5 से 7 घंटे तक वहाँ रहता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जिसको हाईलाइट भी किया जाता है मीडिया में वो नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इलाका है। गुलबर्ग के कुछ ऐसे इलाके हैं जो हाली रोड के करीब के इलाके हैं, वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरा लक्ष्मी चौक की या नौलखा चौक की तो यहाँ पर जो पिछला स्पेल हुआ था जिसका मैंने अभी जिक्र किया वहाँ पर पानी ज़रूर जमा हुआ था और इकट्ठा हो चुका था, लेकिन 3 से 4 घंटों से पहले ही उसको निकाल दिया गया था और खासी बेहतर सूरत हाल है। लेकिन इस सीज़न की अगर हम बात करें तो अभी तक इम्तिहान नहीं आया इंतज़ामिया का, ना ज़िली इंतज़ामिया का, ना जो दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं जो एजेंसीज़ हैं उनका भी इम्तिहान आया नहीं है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई के महीने में अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है। उनीबा, लास्टली आप हमें कुछ डेट्स बता रही थी कि कब एक्चुअली कराची में बारिशों का इम्कान ज़रा ज़्यादा है, वो डेट्स अगर आप हमसे दोबारा शेयर कर सकें 28 जुलाई ऑनवर्ड्स या फिर उससे पहले भी, और उससे निपटने की तैयारी के हवाले से भी अपडेट कर दें। 20 जुलाई के बाद बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला 20 जुलाई के बाद कहा जा रहा है कि कराची वाले उम्मीद रखें कि तेज़ बारिश के स्पेल यहाँ पर आएंगे और अगस्त के महीने में भी तेज़ बारिशों का इम्कान है क्योंकि कहा गया कि हम लानीना फेज़ में हैं, लानीना फेज़ के न्यूट्रल फेज़ में है और इस दौरान क्या होता है कि बारिशें मामूल से ज़्यादा होती हैं। महकमा मौसमियात ने रवां साल सिंध कराची समेत सिंध में तेज़ बारिशों की पेशन गोई की है। जहाँ तक इंतजामात की बात करें तो कराची के जो नाले हैं वहाँ की सफाई अब तक नहीं हो सकी है। मेयर कराची ने भी पिछले दिनों ये बयान दिया था कि आवाम जो है पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल तर्क कर दें क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चॉकिंग होती है वो पॉलीथीन बैग्स की वजह से होती है। काश कि हमारी आवाम इतनी तहजीब याफ्ता होती है और काश के सरकारी सतह पर ये पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी आयद की जाती और काश के हम उस दौर में वापस चले जाते जहां हमारे नाना दादा हमारे बाबा वो टिन के बॉक्सेस लेकर जाते थे दूध के लिए या फिर वो खजूर की जो टोकरियां हैं वो लेकर जाते थे। ऐसा मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ना तो पाबंदी लगाई जा रही है ना ही आवाम में ये शऊर है कि वो पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल तर्क कर दे। हमारे तमाम नाले इन पॉलीथीन बैग्स से भरे हुए हैं और अब जब बारिशें होंगी तो तब ये नज़र आएगा कि कितना पानी जमा होता है क्योंकि सफाई अब तक नहीं हो सकी। जगह जगह पॉलीथीन बैग्स नज़र आते हैं। मैं जिस इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर भी एक नाला गो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा नहीं, यहाँ पे काफ़ी सफाई का ख्याल रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे पॉलीथीन बैग्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं, रैपर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ये जब बारिश होती है तो ऑब्वियस सी बात है ये चॉकिंग का बाइस बनते हैं। बहुत शुक्रिया उनीबा, सुहेल इमरान और इरफान अली साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये पॉलीथीन बैग्स वाली जो बात की है ये ग्लोबल फिनोमेना है। हमारे यहाँ तो बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, बहुत मुल्कों ने दुनिया में इनको ओवरकम कर दिया है विद पेपर बैग्स या बिल्कुल रीयूजेबल बैग्स वगैरह यूज़ कर लिए, लेकिन सिंगल यूज़ पॉलीथीन बैग इज़ अ किलर। हमने अपने समुद्रों में भी देखा है उसके एडवर्स इफेक्ट्स, हम ऑब्वियसली अपने शहरों में भी देख रहे हैं। सो उस पर तो टोटल बैन
होना चाहिए और वो जो है ना सिंगल यूज या फिर मल्टीपल यूज या फिर बायोडिग्रेडेबल, अब इस चक्कर में नहीं पड़ा जा सकता। देयर शुड बी अ कंप्लीट ब्लैंकेट बैन ऑन दीज शॉपर जैसे हम कहते हैं। और अब जाहिर है हम भी जब दुकानों पे जाते हैं तो हमें भी यही दस्तयाब होते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी आप सब की तरह सोसाइटी का हिस्सा हैं। लेकिन जब एक चीज़ दस्तयाब ही नहीं होगी तो फिर भी हम अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में, अपने पर्सों में, अपने हैंड बैग्स में रखेंगे वो कपड़े के थैले, फिर व्हाई नॉट। और बड़ी दुनिया एक्चुअली उस पर इतने कैंपेन्स चले हैं और आ भी गए हैं, बट वी नीड टू लाइक बी मोर विजिलेंट अबाउट इट। और देखने का बड़ा इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ द लेजेंड्स T20 टूर्नामेंट हो रहा है। हमने आपका जिक्र भी किया था, पाकिस्तान इज डूइंग रियली वेल इन इट। लेकिन कल ये हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने, और यानी ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को 23 रन से हरा दिया। जनाब, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 199 रन बनाए, यानी तकरीबन 200। डैनियल क्रिस्टन के 69 रन नुमाया रहे। और फिर इंडिया चैंपियंस की बारी आई, 6 विकेटों के नुकसान पर वो 176 रन ही बना सके। यूसुफ पठान ने 78 बनाए, सो ही वाज द प्रोमिनेंट वन। उसमें ज़रा आयरॉनिक बात ये है कि मैं रोज़ ही देख रही होती हूँ, किसी ना किसी का मैच हो रहा होता है, सबसे ज़्यादा भरा स्टेडियम तब होता है जब इंडिया खेल रहा हो, लेकिन फिर हार जाए तो इट सीम्स सैड। इंडिया पाकिस्तान वाला मैच तो भरा हुआ था स्टेडियम, 20,000 कैपेसिटी एंड इट वाज पैक्ड एंड पाकिस्तान ऑफ कोर्स वन। अच्छा जी, ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद अब जरा एक और बात भी है जो कि आपको बता दें। भी है जल्दी से, अगर हमारे पास टाइम है तो हम प्लीज़ दे देते हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाएतमाद साथी और जानिसार बहन मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की आज 57वीं बरसी है। और तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए जो बेमिसाल खिदमात सर अंजाम दी हैं, वो सर्टनली सुनहरी हरूफ में रखने के काबिल हैं। आई होप कि हम तारीख़ से कुछ सबक भी सीखें, तकमील पाकिस्तान के बाद वाली जो तारीख़ है उससे भी सबक सीखें। कुछ सबक तो सबसे पहले मेरा ख्याल है यहीं हम सीख लेते हैं कि हम ये बताएं कि वो फ़ातिमा जिन्ना साहिबा वाज आल्सो अ डेंटिस्ट। मतलब हम अक्सर उनका रोल रेलीगेट कर देते हैं टू बी अ कंपेनियन ऑफ कोर्स कायद आज़म, जो कि वो थी, प्रोमिनेंट थी, और यही उनकी वजह शोहरत भी है, एंड अ पॉलिटिशियन एज वेल। बट शी वाज वेरी एजुकेटेड, शी वाज वेरी क्वालिफाइड, शी वाज वेरी अकम्प्लिश्ड, शी वाज अ डेंटिस्ट। तो हम उनकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स जो हैं वो बताते बताते हम थोड़ा सा ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। शी वाज सो मच मोर देन दैट। अच्छा जी, पता नहीं ये बड़ी कल भी मैंने सोचा था ये खबर आपसे शेयर करें, लेकिन चले आज इस पे बात करते हैं। बड़ा ही समझ नहीं आ रहा, अल्फाज नहीं है। सिंध का ज़िला है नौशेर फिरोज़, यहाँ पे सफाकियत नहीं कहना चाहिए, बेबसी, मजबूरी। मुझे नहीं पता कि सफाकियत हम सही कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जितना भी इंसान बेबस हो, आई एम सॉरी, इतना बेबस क्यों हो सकता है? इससे सफाकियत चलिए ठीक है, सफाकियत डाल लीजिए, लेकिन एक शख्स ने अपनी बेटी को, अपनी न्यू बॉर्न बेटी को जिंदा दफन कर दिया। बात ये हो रही। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है कि बच्ची बीमार थी, तहसील कंडियारों के इलाके पे डीदिन में पेश आया। मुलजिम गिरफ्तार हो गया, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे भी है। बच्ची का इलाज चल रहा था एंड जो बाप है बच्ची का, वो बच्ची का इलाज अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। वो इलाज अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, इनफ फंड्स, गुर्बत, बेरोजगारी, गुर्बत प्राइमरीली। और उसने अच्छा देखिए, बात सारी यहाँ हो जाती है कि जिंदा दफन कर देना। बच्ची जिंदा थी, मरी नहीं थी, सांसें चल रही थी। मतलब सरकारी अस्पताल होते हैं, सरकारी क्लिनिक्स होती हैं जहाँ अस्पताल पूरा ना हो, वो रेफर भी कर देते हैं। आप जितना भी कर लें, जितनी भी मजबूरी हो, एक जिंदा शख्स को, इंसान को, बच्चे को दफन कर देना, अलबत्ता अब्दुल्ला, ये फिर भी जरा काफ़ी पता नहीं, मुझे खौफनाक बात है। खौफनाक बात है। इसके और भी 2 बच्चे हैं, कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। बच्ची की पैदाइश, एक चीज़ आप कर सकते थे, पता है क्या है? कि और बच्चे ना करते। तो ये बात, ये हर पहलू से बात देखनी पड़ेगी। 2 और ऑलरेडी बच्चे हैं, तो ये नहीं कि बड़े कोई रिच होते होंगे, हालात इनके तब भी बड़े टाइट होंगे, बहुत मुश्किल होंगे। तो आपने फिर तीसरा बच्चा क्यों किया? जबकि एक मुहिम पूरी मुल्क में एक फॉरएवर ही चल रही है कि बच्चे आप कम रखें तो अफोर्डेबिलिटी बेहतर होगी, आप तरबियत बेहतर कर सकते हैं। मुख्तलिफ पहलू हैं, आप आप अपनी राय दे सकते हैं। गुलाम हैदर आकाश हमारे साथी हैं ज़िला नौशेर फिरोज़ से। वो हमें बता रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है।
जी बिल्कुल, सिंध के ज़िला नौशरफ फिरोज़ की तहसील कंडियारों के नवाई इलाका है लोंग खान राज पर, जिसमें एक अफसोसनाक दिल खराश वाक़या पेश आया, जिसमें एक मजदूर ने गुर्बत के बायस अपनी बच्ची का इलाज न कराने के बायस अपनी नौमौलूदा 15 रोज़ा बच्ची को जो वो जिंदा दफन कर दिया। जिसके बाद इंतज़ामिया ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया, जिसके बाद SSP नौशरफ फिरोज़ ने भी इसका नोटिस लेते हुए अहकाम जारी किए। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंडियारो पुलिस ने जो है कि मुलजिम तैयब को गिरफ्तार कर लिया है और जिसके खिलाफ कंडियारो थाना पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी जानिब कंडियारो अदालत में पुलिस की जानिब से मुलजिम को पेश किया गया, जहां मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया गया, जिसके बाद मुलजिम को पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिम का कहना है कि मैं गुर्बत के बायस अपनी बच्ची का इलाज नहीं कर सका, जिसके बाद ये मुझे इकदाम उठाना पड़ा है। इस अफसोसनाक वाक़े पर हर शख्स जो है वो गमज़दा है। तो हुकूमत और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि ऐसे इकदाम उठाए ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों का इलाज करा सके। ट्रेजेडी है, वैसे ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसके बड़े पहलू हैं। एक तो गुर्बत ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात के इलाज नहीं करा सका, सबसे बड़ा पहलू है। मेरा वैसे ये भी सवाल है कि अगर बच्चा होता तो क्या होता, क्योंकि ये भी एक पहलू है। ये डेफिनेटली पहलू है कि कितना आप स्ट्रगल करते हैं एक लड़का मतलब अगर होता। एटलीस्ट ये इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए कि बच्ची अगर पैदाइशी बीमार थी तो उसको सरकारी अस्पताल में या क्लिनिक में क्या सहूलियात मैसर थीं, क्या उससे पैसों का तकाजा किया जा रहा था, क्या उसे ये कहा जा रहा था कि आप इस बच्ची को लेकर किसी बड़े अस्पताल में चले जाएँ, कराची आ जाएँ। मतलब व्हाट इज़ द बैकग्राउंड स्टोरी, क्योंकि इसमें वो पहलू है कि बच्ची थी, हमें नहीं चाहिए, हमने जिंदा दफन कर दी। मतलब डेफिनेटली ये पहलू को हम साइड लाइन नहीं कर सकते, लेकिन गुर्बत का भी एक बहुत बड़ा पहलू है। ओवर पॉपुलेशन, बच्चे पे बच्चा, जब आप नहीं उसकी परवरिश कर पा रहे, मतलब अभी तो 15 दिन की है तो आप परवरिश नहीं कर पा रहे, तो आगे क्या होना था। बहुत एस्पेक्ट्स हैं इसके, लेकिन एक बड़ी ट्रेजेडी है वैसे ये कि अगर आप इस नहज पे आ जाएं कि कुछ ऐसा करना पड़ जाए। भाई एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ सर्बिया के। नोवाक जोकोविच आपको पता है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पहले ये बताना, हाँ। ये नहीं बताना आपने, चलिए बता दें जो आपका दिल चाह रहा है। मैं तो ये बताऊंगा, विंबलडन खेल रहे थे और जो ऑडियंस थी ना, जो तमाशाई थे, वो उन्हें जरा टफ टाइम दे रहे थे। क्यों? वो उनके अपोनेंट का नाम कर रहे थे उन्हें और वो हूटिंग कर रहे थे और ये सारा कुछ हो रहा था। अब जोकोविच तो आपको पता ही है, he is 37 years old but still is extremely fit, 20 साल से टेनिस खेल रहे हैं। सो जब जीत गए उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू करते हुए फिर फैंस को मुखातिब करते हुए क्या कहा, ये सुनिए। चलो ठीक है। बेसिकली उनका कहना है उनको ये सारी ट्रिक्स वगैरह पता है, तो लिहाजा मुझे बेसिकली इनको पता है कि वो जो लोगों की आवाज़ें और जो कर रहे थे वो उनको बू कर रहे थे। been there, मतलब been there done that kind of a scene का है कि मैंने तो इससे बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल क्राउड में भी खेला हुआ है और जीता हुआ है। So आपको याद है ना, I know that। ये बड़े वोकल हैं। रिमेंबर जब बिल्कुल हाइट ऑफ कोविड में जब वैक्सीनेशन वगैरह उसके बाद आ गई थी, he refused to do it, और उसकी वजह से कितने रूल्स चेंज होने पड़े और बहुत से मुल्कों ने तो इनको रिफ्यूज़ ही कर दिया कि सॉरी अगर वैक्सीनेटेड नहीं है। लाइक ऑस्ट्रेलिया, आपको याद ही होगा, तो आप एंटर भी नहीं कर सकते। ही वॉज एडमेंट कि मैं नहीं करवाऊंगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, इन रेट्रोस्पेक्ट शायद सही किया है कि नहीं कराया, बाकी पूरी दुनिया ने करा लिया। और उसके बाद उसकी वजह से नहीं, लेकिन कुछ ऐसी एलिमेंट्स वगैरह दुनिया ने फिर महसूस करना शुरू कर दी और फिर कुछ ऐसी तहकीकात भी आई। रिसर्च आई गेस स्टिल नीड्स टू बी डन कि उसके क्या असरात हुए हैं। भाई अब आप ये देखें ना कि हम सारे वैक्सीनेट हो गए, लेकिन रिसर्च इतनी कोई खास हुई नहीं हुई थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त कोई और चारा भी नहीं था वैसे। तो पूरी दुनिया ने अपने आप को वैक्सीनेट कराया, कुछ लोग मर रहे थे दुनिया में। हमारे खित्ते में उस तरह से अमवात नहीं हुई, लेकिन दुनिया में आप देखें मतलब thousands of deaths were being reported। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुजव्वज़ा स्केड्यूल सामने आ गया है और चैंपियंस ट्रॉफी का 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में इनेकाद होगा। हम अगले साल की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स 2025। आईसीसी के ऐलान से पहले अब तफसीली स्केड्यूल मंजर आम पर आ गया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप ए में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान ग्रुप बी में शामिल हैं।
बाकी आप बताएं। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश 24 फरवरी को रावलपिंडी में मैच खेलेंगे। 1 मार्च को होगा महामुकाबला कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। टिकट आप करा लें। और इंडिया हाँ जी टीमें होंगी आमने सामने। Can you imagine the Indian team coming to Lahore? Okay, then they can, you know, opt out from the tournament because Pakistan has made it very clear कि ये टूर्नामेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं हो सकता। और वैसे असूलन इंडिया को इसलिए जाना चाहिए क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान भी तो इंडिया गया ही था वर्ल्ड कप के लिए सो यू नो इट शुड। और अब हमने उससे पहले जो अपना टूर्नामेंट श्रीलंका में कराया था, हमने अपने आप को बर्बाद किया था। आई एम सॉरी वो न्यूट्रल क्या, वो टूर्नामेंट ही न्यूट्रल हो गया था, बारिश ने कर दिया था, न्यूट्रलाइज हो गया था। बात ये हुई थी कि टूर्नामेंट वैसे हमारा ही था, हमारे यहाँ ही होना था, लेकिन इतना रौला पड़ा कि उसको श्रीलंका जाना पड़ा और उसके बाद बने हुए थे, कभी यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कभी वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कभी लाहौर आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। सो या इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस एंड बैड थिंग। वैसे भी पता नहीं क्या उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि पुट योर फुट डाउन, जरा कुछ स्पाइन दिखाएं अपनी। हाँ लेकिन नहीं थी स्पाइन। अच्छा, एक और बात ब्रेक से पहले आपको बता दें कि इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में 20 जून को होने वाली वारदात की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है, जिसमें पुलिस यूनिफॉर्म में मुल्ज़िमान फजल हक रोड पर 80 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। ये लें जी, सामने आपके है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान ने एक कार को रोकने का इशारा किया, फिर पुलिस यूनिफॉर्म पहना मुल्ज़िम गाड़ी से रकम का बैग छीन कर फरार हुआ। 20 जून को शहरी से वारदात का मुकदमा थाना कोसार में दर्ज है और पुलिस का दावा है कि मुल्ज़िमान तक पहुंच गए, जल्द गिरफ्तार भी कर लेंगे। आप ये सोचें कोई भी शख्स वुड पुल डाउन द कार, क्योंकि अगर पुलिस यूनिफॉर्म में कोई इंसान आपको रोक रहा होगा तो आपके जहन में दूसरी बात ये आती है कि हम पे नहीं रुका तो ये मुझ पे गोली चला देगा। एग्जैक्टली, यू आर कंपेल्ड टू, you have to stop if the police is stopping you. आप देखें कितने इत्मीनान से आया। अच्छा, इससे पहले का भी हम आपको बता दें कि इस्लामाबाद में पुलिस यूनिफॉर्म में डकैतियां मामूल बनती जा रही हैं, तो ये एक गैर मुल्की शहरी को भी इसी तरह से लूटा गया था, इसी नौयत की एक वारदात में, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की बदनामी भी हो रही है। बात ये है कि ये पुलिस यूनिफॉर्म वाला जो क्रिमिनल है उसको कैसे पता था कि इस गाड़ी में इतने पैसे पड़े हैं? तो ये कोई इनसाइड जॉब होती है ना। बिल्कुल, ये टिप्स है, ये इनसाइड जॉब है। सो गैर मुल्की मेहमान से हमें याद आया कि कराची में जो जर्मन कौंसल खाना है बाय द वे, वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए वीज़ा इजरा उसने बंद कर दिया है। क्यों? वो कहते हैं सिक्योरिटी रीजंस हैं। So yeah, a lot of people are concerned about it. So now they have to go to Islamabad for their visa. Oh God. क्या सूरत हाल है आपके शहरों का, मौसम का हाल कैसा है? प्लीज हमें लिख के बताइएगा। कुछ मैसेजेस तो आपके हमारी तरफ पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारा क्या हाल होगा? तो ह्यूस्टन में हाल है, आपको पता है कि उधर क्या हो रहा है? ह्यूस्टन में शदीद तूफान आया है, हरिकेन की सूरत हाल रही है और गुज़श्ता 24 घंटों से ह्यूस्टन शहर के, टेक्सास ह्यूस्टन अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। हज़ारों लोग हैं who are without electricity in their homes। ये लें जी, टेक्सास के कुछ हम आपको शॉट्स भी दिखा रहे हैं, बिकॉज ये हैरानगी होती है ना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को जब हम इस तरह देखते हैं और हमें लगता है कि सारे मसले मसाइल तो हमारे ही होंगे, बट नॉट रियली। ये ख़ास तौर पे एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से, ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एवरीबडी सफरिंग, परहैप्स दे कैन ओवरकम इट मोर क्विकली देन वी डू, लेकिन हो हर जगह। सो ह्यूस्टन से इसलिए ज़्यादा खबरें भी आती हैं कि आप जाएं ह्यूस्टन के बहुत से इलाकों में ऐसा आपको लगेगा गुलशन ब्लॉक आ गए या गुलिस्तान जोहर आ गए, पाकिस्तानी भरे पड़े हैं बहुत। कराची मतलब आपको का बर्मिंघम या साउथ हॉल लगता होगा यूके जाके, लेकिन जो आप वहाँ भी ऑब्वियसली भरे पड़े हैं, लेकिन इधर भी आए अमेरिका में भी, तो पता चल जाएगा। अच्छा जी, सियासी सूरत हाल पे आप इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ और होता क्या है। तो आपको ये बता दें कि इंतखाबात में बड़ी कामयाबी और एक सूबे में हुकूमत बनाने के बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी मुश्किलात कम होती दिखाई नहीं दे रही और इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ ईद के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने के दावे भी अभी तक दावे ही हैं। इस मामले में कोई संजीदा कोशिश नज़र नहीं आई। मौलाना फजल रहमान से कई मुलाकातों के बावजूद मुश्तरका एहतजाज का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो सका, जिसका मौलाना ने बाज़ाब्ता शिकवा भी किया। PTI के खिलाफ 10-12 साल कबल से हमारा मौक़िफ़
और उस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत संजीदा हैं। ये बात समझने की है बसत एहतराम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत में अब तक किसी यकसुई का फ़ुक़दान है। पार्टी के सरबराह की तरफ से वफूद आते हैं, वो हमारे साथ मामलात को तय करने की हिदायत लेकर आते हैं, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह उन्होंने कल ही बयान दिया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। तनाल जलसे का NOC मनसूख हुआ तो PTI क़यादत ने जलसा मुलतवी करना ही बेहतर समझा। कारकुनों को यकीन दिलाया जा रहा था कि सिर्फ एक केस रह गया है, बानी PTI बस रिहा होने वाले हैं, मगर ऐसा हुआ ना। फौरी तौर पर इसके इम्कानात हैं, बल्कि क्रैकडाउन कुछ और सख्त होता जा रहा है। पार्टी में इख्तलाफात दूर करने के लिए, पार्टी रहनुमाओं को मिलाने के लिए बानी PTI ने बुलाने की कोशिश भी की अडयाला जेल, मगर उनकी ख्वाहिश दिल में ही रह गई। उन्हें पार्टी रहनुमाओं से मिलने ही नहीं दिया गया। 2 दिन पहले ही कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके। पुलिस उन्हें ढूंढती फिर रही है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कल वज़ीर आला पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर पर फ़र्द जुर्म के लिए 29 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कायम मुकदमात में भी फौरी रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। PTI रहनुमा इस मामले में खासे फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं। 3 केसेस, तोशा खाना टोटल फैब्रिकेटेड केस, साइफर टोटल फैब्रिकेटेड केस, आपका इद्दत टोटल फैब्रिकेटेड केस। 2 शख्सियात को जो बिल्कुल बेगुनाह है उनको गलत नाजायज अडयाला जेल में और बनीगाला में सब जेल में रखा गया। शाह महमूद कुरैशी साहब को गलत रखा हुआ है। हमारे 108 मिलिट्री कोर्ट के जो हमारे अंदर कैदी हैं उनको गलत रखा हुआ है। हमारे जो खवातीन इस वक्त पाबंद सिलासिल हैं गलत रखा हुआ है। हमारे जो मर्द हजरात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप भी, हमारे वर्कर्स भी, उनको गलत जेल में रखा हुआ है। हम लोग अदालत के जरिए आखिरी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, साथ ही आपको बताएं कि हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के इशू पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बानी PTI कॉन्फ्रेंस में शिरकत का अंदिया दे चुके, मगर अब कयास सराइयाँ हो रही हैं कि PTI शिरकत से इनकार भी कर सकती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इत्तेहादियों की बैसाखी पर खड़ी शहबाज हुकूमत अपने पाँव जमाती जा रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ मकबूलियत के बावजूद कबूलियत की मंजिल से अब तक दूर है। तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ने के लिए पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा जो है वो डेफिनेटली करना पड़ेगा। इस पर हम बात भी करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, बैरिस्टर सैफ हमारे शुक्रिया बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब, तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त ना मिलने पर पार्टी काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही है। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे, सो क्या इरादा है? मुनासिब होगा इस तरह? ज़ाहिर है पहले ही हालात मुश्किल हैं, कशीदगी बढ़ेगी, हालात और मुश्किल होंगे। ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो इस कशीदगी को बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। जब तहरीक इंसाफ ने जलसे की दरख्वास्त दी, उसके बाद अदालत ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी, तो उसके बाद क्या जवाब बनता था जलसे के अचानक कैंसिल करना और उसी दिन NOC विड्रॉ करना जिस दिन जलसा था, जबकि हज़ारों की तादाद में हमारे कारकुन मुख्तलिफ इलाकों से इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े थे। साथ ही फिर उसको जवाब, एक झूठा जवाब बनाने के लिए ये कहा गया कि दहशतगर्दी का ख़तरा था, लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा था। भाई जब पहले आप NOC दे रहे थे तो उस वक्त आपने ये क्यों ना सोचा? NOC देने के बाद आपको अचानक इल्हाम हुआ कि हमारे पास जो हैं वो कोई ऐसी कोई तकरीबी मंसूबा है और हम उस पर अमल पैरा होने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का जो अवामी मकबूलियत का एक खौफ है इस जेली हुकूमत को, ये उसी की मैनिफेस्टेशन है। दूसरी बात, हमने बिल्कुल कहा है ये हमारा जमहूरी हक है, आईनी हक है कि हम एहतजाज भी करें और हम जहाँ भी चाहें सियासी इज्तिमा भी करें। तो अब अगर अदालत जिसके पास हमारी पार्टी के लोग गए हैं, दरख्वास्त दी है कि अब दरख्वास्त में यही कहा गया है कि आप अपने ही हुक्म पर अमल दरामद करवाएं क्योंकि आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। अब अगर अदालत इस अपने हुक्म पर ही अमल नहीं करवा सकती
तो फिर हमारे पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है कि हम अपने तौर पर ऐलान करें और जहां भी चाहें, जहां भी पार्टी फैसला करे वहां जलसा हो। और इसके लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल उसकी क़ियादत भी करेंगे और हम अपने बलबूते पर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे और यहीं पर ही जलसा करेंगे। जी, इस जलसे की बातें तो हम सुन रहे हैं, लेकिन चलें, जलसे की बात हम तब करेंगे जब जलसा हो रहा होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट्स होती हैं, बातें होती हैं, लेकिन कुछ हमें ऑन द ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हो रहा हो। इन एनी केस बैरिस्टर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने आजकल एक और महाज भी खोल रखा है और वो है गवर्नर के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो ये बात ठीक है कि हल्के की सियासत यही डिमांड भी करती है, लेकिन बतौर वज़ीर आला गवर्नर के साथ एक पार्टनरशिप में काम करना डेफिनेटली ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ये महाज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नहीं खोला, उनके पास और बड़े काम हैं और बड़े मसाइल हैं जिनको वो देख रहे हैं, पूरा सूबा चला रहे हैं। ये महाज अगर खोला गया है तो ये गवर्नर की तरफ से खोला गया है। जिस दिन से ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में आया है उस दिन से इसने वज़ीर आला के खिलाफ ज़ाती हमले और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर जो है वो तनकीद शुरू की हुई है, और बिल्कुल बेजा तनकीद जो कि झूठ पर मबनी होती है। उसकी वजह यह है कि ये बज़ात खुद मेरिट पर नहीं आया, वैसे तो पूरी की पूरी हुकूमत ही जेली है, मेरिट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से है, बहुत सीनियर और बुजुर्ग रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, बहुत तजुर्बेकार लोग मौजूद हैं। उनको इग्नोर करके इस एक शख्स को लाने का मकसद ही बदनीयती था, और उसकी वजह ये थी कि ये वो शख्स है जो डेरा इस्माइल खान में 3 मरतबा वज़ीर आला और उनके भाइयों से मुसलसल इलेक्शन हारता रहा है और बदतरीन अंदाज में हारता रहा है। तो इसका चूंकि एक पर्सनल इनाद है, इस वजह से इसको यहाँ पे तैनात किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तवज्जो हटाने के लिए, कामों पर से तवज्जो हटाने के लिए गलत बयानबाजी करे और इसके साथ हम एंगेज हों। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ इसकी बदनीयती और इसकी नाअहली की, कि इसने चंद दिन पहले बावजूद इसके कि अज़्म इस्तेहकाम पर हुकूमत की वजाहत भी आ गई कि एपेक्स कमेटी के इजलास में ऑपरेशन के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ था, सिर्फ बातचीत हुई थी और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कोई दस्तखत नहीं किए। लेकिन परसों इसने पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में एक प्रोग्राम में फिर से कह दिया कि वज़ीर आला ने दस्तखत किए हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स जो एक मीटिंग में मौजूद ही नहीं है, इस तरह का बयान देने की क्या ज़रूरत है? ये सिर्फ और सिर्फ हालात को ख़राब करता है और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि ये अपने आप को मीडिया में जिंदा रखना चाहता है। ठीक है, आप कह रहे हैं जी मीडिया पे वो आना चाहते हैं और उनकी तरफ से पहल की जा रही है अगर हालात ख़राब हैं या कशीदा हैं गवर्नर के पीके की तरफ से। अब ये बता दीजिए बैरिस्टर साहब, ये तो हम जवाब उनसे ले लेंगे, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाएगा। ये जो सूरत हाल बनी हुई है, क्या चांस नज़र आ रहा है? अब भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, हुकूमत से मुज़ाकरात की बात आगे चल सकती है, आप चलाने में इंटरेस्टेड हैं एज एन KP हुकूमत? देखें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान जो वफाकी हुकूमत ने किया है और इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। तो इसके बाद तो अब इस पर दोबारा से बहस खोलने का या बात करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हम यकीनन इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और अपना नुक्ता नज़र ज़रूर पेश करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, मुझे इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनकी नीयत और इनके करतूत जो हैं वो शायद कोई संजीदा नहीं है, क्योंकि पहले वज़ीर आज़म ने गैर ज़िम्मेदाराना बयान देकर अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एक हलचल पैदा कर दी, एक बहस को छेड़ दी और उसके नतीजे में बाद में इसी हुकूमत के अहदेदारों को वजाहतें देनी पड़ी। इल्ज़ामात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर लगाए गए कि हमने जो है इसकी तायीद की है, हालांकि हमारी तरफ से कोई तायीद नहीं हुई थी। तो ये कन्फ्यूजन हुकूमत ने पैदा की है। और चलें, अच्छी बात है, अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लोगों को मौका देते हैं और हमें भी मौका देते हैं तो हम भी अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। चलो ठीक है, जब ये तो तब जब होगा तब होगा। अब फाइनली जाते जाते एक और चीज़ भी बता दें कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे एक और पार्टी जो है वो आ रही है, शाहिद खाकान अब्बासी वाली पार्टी का बयानिया आपसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है और वो भी एक अपोजिशन पार्टी ही है। तहरीक इंसाफ अगर ग्रैंड हुकूमत मुखालिफ मुहिम के लिए निकली तो क्या दीगर अपोजिशन जमातों की तरह शाहिद खाकान से भी आप बात करेंगे? देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी तो अभी नई पार्टी है, चंद रोज ही उसकी पैदाइश को हुए हैं, लेकिन अगर
तहरीक इंसाफ जब निकलेगी तो यकीनन हम तमाम सियासी पार्टियों को दावत देंगे, हम ख्याल जमातों को भी और हम ख्याल अफराद को भी दावत देंगे कि वो आएँ और हमारी तहरीक का हिस्सा बने, क्योंकि हमारी तहरीक किसी पार्टी के मकासद हासिल करने के नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम के मकासद हैं, पाकिस्तानी अवाम को हुकूक देने का मकसद है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को इसमें हिस्सा डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद थे। सो या नई पार्टी भी हुई है पैदा या ज़रूर हुआ है उसका, इट यू नो No, but you could look forward to that. उनके एटलीस्ट आइडियाज़ कितनी बार वो हमारे शो पे आए हैं। It sounds good. मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे शो पे आए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब के आइडियाज़ बड़े अच्छे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते रहे हैं। शाहिद खाकान साहब भी बड़े वज़ादार आदमी हैं, लेकिन यू नो नई पार्टी का इस तरह से ज़हूर होना, पता नहीं एक्शन रिप्ले लगता है बहुत सी माजी की एपिसोड्स का। सो यू नो एक नमूदार होती है पार्टी। एक्चुअली जज तो तब करेंगे जब कुछ अच्छा हम पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रादर देखेंगे। सो लेट इट स्टे देयर टिल देन। अभी टाइम है अगले इलेक्शन में, तो वो उनका होमवर्क भी देखना है, क्योंकि अब इलेक्शन से पहले बिल्कुल नौ वारिद तो नहीं हुए थे वो। सो इलेक्शन के बाद वो मिफ्ता साहब खुद ही कह रहे थे कि हम तो इलेक्शन के बाद आए हैं, सो अभी हम 4 साल लेंगे तैयारी में। लेकिन तैयारी पहले से चल रही है, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आज याद आया हो। दे हैव बीन टुगेदर वर्किंग एट इट। हमारी जब भी बात हुई है तो बात करेंगे, जल्दी से करेंगे, बहुत लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई खातून बड़ी नाराज़ हो रही थी कि भाई हमें फीडबैक आया कि आप हर वक्त क्रिकेट की बात करते रहते हैं। सो हमने कहा हम और भी बातें करेंगे, सो करते हैं और कोशिश करते हैं क्रिकेट की बात ना करें। पिछले दिनों ज़रा दुखी ज़्यादा थे ना हम, सो हम इसलिए ज़रा ज़्यादा कर रहे थे। हम तो कैथारसिस कर रहे थे, वो बात नहीं कर रहे थे। और अभी भी हम कैथारसिस ही कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे लेकिन बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नहीं की बात नहीं कर सकते। मायूस और दिलशिकन परफॉर्मेंस पर वर्ड्स एक्चुअली के हुआ क्या था, इसलिए हम ऐसी चीजें डाल देते हैं। अब बहुत कुछ बदलेगा। अब क्या बदलेगा ये सवाल है। कल हुई है जी मुलाकात हेड कोचेस जेसन गिलेप्सी और ग्रेग क्रिस्टन के साथ चेयरमैन पीसीबी की तफसीली बैठक हुई है। साबिक क्रिकेटर्स भी कई शरीक हुए जिन्होंने क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साबिक खिलाड़ियों को मुजव्वज़ा डोमेस्टिक प्लान पर ब्रीफिंग दी है और उन्होंने पैथ टू पाकिस्तान टीम प्लान भी साबिक क्रिकेटर्स के साथ शेयर किया है। इंतखाब आलम और दीगर साबिक खिलाड़ियों ने 4 डे क्रिकेट कराने पर जोर दिया है और ग्राउंड्स की हालत बेहतर बनाने का भी कहा गया है। स्कूल क्रिकेट को फ़रोग़ देने का मैकेनिज़्म बनाने की तजवीज़ दी गई है। वैसे वेयर इज़ स्कूल क्रिकेट? हमारे ज़माने में तो बड़ा सीन ऑन था, पता नहीं आपके बच्चे बता सकते हैं कि है सीन ऑन के नहीं है। साबिक फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त ने पाथवे अंडर 19 क्रिकेट नज़रअंदाज होने की अपने अंडर 19 क्रिकेट नज़रअंदाज होने की निशानदेही की है। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर सादिक मोहम्मद खासे बरहम नजर आए। चेयरमैन पीसीबी ने इजलास के शुरका को यकीन दिलाया कि अच्छी तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। बहरहाल वर्ल्ड कप में जो हुआ सो हुआ। पाकिस्तान के सामने एक बड़ा टूर्नामेंट है एंड आई रियली लाइक दिस आइडिया, यू नो, ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर एंड द ओल्ड नेम्स एंड दोज हु हैव ओपिनियंस एंड बड़े वोकल हैं। किसी से भी आपको अच्छी राय तो मिल सकती है, मशवरा तो राय अच्छी भी हो और अच्छी राय ली भी जाए ना, उस पर अमल भी किया जाए, ये ना खाना पूरी ना हो। अब लेट्स सी ऐसे फैसले होते हैं कि नहीं होते हैं जो पाकिस्तान टीम की कमजोरियां दूर करें। अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ। भट्टी साहब, मतलब बड़े लोग कल मिले हैं, बहुत सी लोगों की तरफ से तजावीज़ आई, ज़रा पहले तफसील तो बता दें कि हु वाज देयर, हु वाज नॉट और क्या बातें हुई। देखिए अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपका रोमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। कल 2 किस्म की मीटिंग्स हुई हैं। पहली मीटिंग जो हुई है वो फॉर्मर क्रिकेटर्स जो थे उनकी मीटिंग हुई है मोहसिन नकवी साहब के साथ। मोहसिन नकवी साहब क्योंकि इस्लामाबाद में बिजी थे तो वो लेट आए, पहले डिनर हुआ, उसके बाद कोई 2.5-3 घंटे की फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ मीटिंग हुई। लेकिन उस मीटिंग में ठीक है कुछ क्रिकेटर्स मुल्क से बाहर थे, लेकिन जो पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक लाहौर में थे, मोइन खान, राशिद लतीफ और बेतहाशा क्रिकेटर्स, उनमें से कोई शरीक नहीं था। 70s के 80s के कुछ करंट क्रिकेटर्स जिस तरह यासिर शाह थे, सरफराज अहमद थे, ये लोग मौजूद थे। इनसे बेसिकली पीसीबी ने मशवरा किया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरह बेहतर किया जाता है। तो कुछ तजावीज़ पीसीबी को आई और अब से थोड़ी देर पहले जो मीडिया रिलीज आया उसमें पीसीबी ने इस बात का इशारा भी दिया है कि मोहसिन नकवी साहब डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करने के लिए इकदाम कर रहे हैं और करेंगे।
और दूसरी जो मीटिंग हुई है वो ब्रीफ मीटिंग हुई है। गैरी कस्टन जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हेड कोच थे, अजहर महमूद जो उनके असिस्टेंट थे, उनको साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से बुलवाया गया, उनके साथ मीटिंग हुई। जेसन गैलेस्पी जो टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के नए कोच हैं, वो एक दिन पहले कराची आए थे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाहौर गए। लेकिन कोचेस के साथ मीटिंग का दूसरा दौर आज होना है। शायद उस वक्त कुछ डिसीजन आए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप की तबाहकुन कारकर्दगी के बाद अब कहाँ टीम को ले जाना चाहता है और कौन कौन से फैसले होते हैं। बाबर आजम रिटेन होते हैं वाइट बॉल फॉर्मेट में या नहीं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड जो है अब्दुल्ला, मुझे लग रहा है कि ड्राइविंग सीट पर नजर नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी साहब मुशावरत, एक तवील मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन जो फैसले पीसीबी को खुद करने चाहिए थे वो पीसीबी नहीं कर रहा। लेकिन इस पूरी मुशावरत के इस पूरे अमल में हमें ना बाबर आजम नजर आ रहे हैं, ना वहाब रियाज नजर आ रहे हैं, तो लग ऐसे रहा है कि टेस्ट मैचेस में तो अच्छा भट्टी साहब, राइट, वी आर जस्ट वंडरिंग कि अब ये ऑब्वियसली इस मीटिंग में बहुत से लोग थे, कुछ रेलेवेंट भी थे और कुछ खास रेलेवेंट लग भी नहीं रहे, लेकिन ऑब्वियसली अच्छी एडवाइस कहीं से भी आ सकती है। बट व्हाट अबाउट द चीफ सिलेक्टर्स? अगर हम वहाँ रियाज की बात करें, हाँ, और बाकी एग्जैक्टली सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स, वो तो सारे लेजेंड ट्रॉफी खेलने गए हुए हैं। वहाब रियाज वहाँ हैं, अब्दुल रज़ाक वहाँ हैं, तो फिर उनकी से नहीं होगी, उनकी राय बीच में काउंट नहीं की जाएगी? मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने सही कहा कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक इंग्लैंड में है, शाहिद आफरीदी, मिसबाह-उल-हक, ये लोग भी इंग्लैंड में हैं। लेकिन अगर पीसीबी चाहता तो वीडियो लिंक पर, आजकल तो देखें काबीना की मीटिंग भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो वीडियो लिंक पर करते हैं, इनसे मशवरा किया जा सकता था। तो इनको नजरअंदाज करने का मकसद ये है कि शायद अब ये पीसीबी के प्लान में नहीं है, क्योंकि कल जब फॉर्मर क्रिकेटर्स से जो मीटिंग हुई है उसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स ने सिलेक्शन कमेटी पे सिलेक्शन के प्रोसेस पर काफी शिकायत की हैं। तो इसका मतलब है कि वहाब रियाज और उनके साथ जो सिलेक्टर्स थे, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, शायद अब वो मुश्किल में नजर आ रहे हैं। वहाब रियाज जितने मोहसिन नकवी साहब के इब्तदाई दौर में हमें हर मीटिंग में फ्रंट फुट में नजर आ रहे थे, अब जब से टीम हारी है और तबाहकुन कारकर्दगी के बाद हर जगह वहाब रियाज का जिक्र आ रहा था, तो लग रहा है कि शायद वहाब रियाज अब मोहसिन नकवी साहब के प्लान में नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ये पाथवे टू क्रिकेट में कोचेस बड़े अहम हैं। हम जेसन गिलेस्पी हैं, गैरी क्रिस्टन हैं, क्योंकि अब तो इन्होंने मेंटोर करना है ना टीम को। इनका रिसेंट ही एडिशन है टू पाकिस्तान स्क्वाड। इनके इरादे क्या हैं? इनसे क्या बात हुई है कि भाई ये किस तरह से ठीक करेंगे? जो भी खराबी है, निशानदेही 100 दफ़ा हो जाएगी। और भट्टी साहब, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो वहाँ थे, वरना तो ये सारे तो जूम पे भी हो सकते थे, बट दे वर एक्चुअली देयर, बोथ ऑफ दीस कोचेस। ये दोनों क्या करेंगे? इनसे क्या बात हुई? देखिए अब्दुल्ला, जेसन गैलेस्पी तो अभी उन्होंने टेक ओवर करना है। एक दिन पहले कराची में आए और प्लेयर्स के साथ मुलाकात की, बल्कि मुझे कुछ प्लेयर्स ने बताया कि जब वो सरफराज अहमद, इमाम-उल-हक, अब्दुल्ला शफीक और जो सऊद शकील वगैरह से कराची में मिल रहे थे, तो शायद उनके स्टाइल से लग रहा था कि उनमें से वो किसी प्लेयर को पहचानते नहीं है। तो अभी जेसन गिलेस्पी चूंकि नए नए आए हैं तो उनके बारे में तो कहना कबल वक्त है। हाँ, गैरी कस्टन और अजहर महमूद, इनकी राय बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ इनके सामने हुआ। गैरी कस्टन की बड़ी जज्बाती तकरीर आई और उनकी जो टूर रिपोर्ट है वो भी काफी खतरनाक है। तो मेरे ख्याल में पीसीबी को जो सख्त इक़दाम करने हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान टीम को लेट डाउन किया या अंडर परफॉर्म किया, तो मेरे ख्याल में उनको निशाने इबरत बनाने के लिए गैरी कस्टन और अजहर महमूद को पीसीबी सामने बिठाएगा और ये फैसले करेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे शक नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट को बेहतर नहीं करना चाहते। नहीं, डेफिनेटली किसी की इंटेंशन पे तो हम नहीं कर सकते फिंगर पॉइंटिंग, और खासतौर पे वो उस मनसब पे बैठे हैं, सारी एक्सपेक्टेशंस उनसे हैं कि वो ही ठीक करेंगे और ऑब्वियसली कौन बीच में आएगा। लेकिन कल की मीटिंग में जो सारे इन्वॉल्व थे वो सारे साबिक क्रिकेटर्स हमारे इन्वॉल्व थे। क्या उनमें सरफराज भी थे? सरफराज अहमद हमारे साबिक कप्तान, वो भी बैठे हुए थे बीच में?
क्योंकि वो तो अभी फिलहाल टीम का हिस्सा है, तो वो जरा अजीब लग रहा है कि वो कैसे फिर। अच्छा, वो जो मीटिंग थी जिसमें सरफराज, यासिर शाह और यासिर हमीद वगैरह और बहुत सारे 70s 80s के फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, उनको जो बुलवाया गया था कि वो चूंकि रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, उनसे पीसीबी ये पूछना चाहता था कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सही। अब्दुल्ला और हुमा, देखें जितनी मीटिंग हुई है 2.5-3 घंटे की, मेरे ख्याल में इस पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट के इस बिगड़े हुए निजाम को बेहतर बनाने के लिए 2.5-3 घंटे नाकाफी थे। इसके लिए तो 2.5-3 दिन बैठना चाहिए था। बल्कि मैंने जिन बड़े प्लेयर्स का नाम लिया उनमें फॉरवर्ड चेयरमैन रमीज राजा भी क्रिकेटर रहे, उनसे भी पूछना चाहिए था। अगर वाकई हम निजाम को बेहतर करना चाहते हैं, क्रिकेट को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो फिर सब क्रिकेटर्स को ऑन बोर्ड लेकर एक तवील मुशावरत करना चाहिए थी। 2-3 घंटे में ये लोग गए, रात इन्होंने 5 स्टार होटल में गुजारी, आज ये फिर जहाज से अपने अपने घरों को चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ऐसा ना हो कि सारा कुछ आई वॉश हो, क्योंकि माजी में भी हमने इस तरह की बेताशा मीटिंग्स, मतलब एक दफा मिल ली है, उसके बाद ऑनलाइन राब्ते में रह सकते हैं, सजेशंस भेजी जा सकती हैं, दे शुड बी और कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए इसके बाद, फिर अगर सजेशंस लेते रहना है। इट्स नॉट एज इफ ये सारे एक दूसरे को जानते नहीं है, तो कांटेक्ट तो एस्टैब्लिश था ही था, मतलब इन ऑफिशियल कैपेसिटी। बट आई एग्री विद यू भट्टी साहब, ये जरा मीटिंग अगर थी तो इसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी एक चीज होती है ना, तो इसको जरा ज्यादा दिन चलना चाहिए था। अच्छा जी, लास्टली ये बता दें भट्टी साहब, चैंपियंस ट्रॉफी का हमारा स्केड्यूल सामने आ गया है माशाल्लाह। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑब्वियसली ऑल द मैचेस हैपनिंग इन पाकिस्तान, एंड 1 मार्च की डेट आई है बड़े मुकाबले के लिए। सैबोटाज तो नहीं होगा ना भट्टी साहब, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती होती है पाकिस्तान आने में, और हालांकि उनका वादा था कि आप आ जाएं तो फिर हम आ जाएंगे इस पे। नहीं, वो बड़ा कंडीशनल वादा था, तब भी इतना कोई भरोसा नहीं था। भट्टी साहब आप बताएं। देखिए हुमा, कल तक जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो यही कह रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब से जब आप बात करें तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार बर्फ पिघलेगी और भारतीय टीम आएगी और आना चाहिए। देखिए, अगर भारत नहीं आता तो इस साल के एंड में विमेंस वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान टीम ने वहां जाना है, और आईसीसी के अगले 2-3 साल में एटलीस्ट 2 इवेंट 26 में T20 वर्ल्ड कप भी तो वही है। जी हाँ, वहीं पर है, तो पाकिस्तान को भी फिर नजरसानी करनी चाहिए। लेकिन एक चीज है कि अब आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने, जिसमें भारत के जय शाह उम्मीदवार हैं, तो इनसाइडर्स ये भी बताते हैं कि शायद पीसीबी जो है वो जय शाह को वोट दे और उसके एवज इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि इस बार आईसीसी ने भी काफी इंडिया को कन्विंस करने की कोशिश की, और पीसीबी का काफी अच्छा और मौसर प्लान है कि भारत के सारे मैचेस लाहौर में रखे हैं। वादा से इंडियंस जो है वो सड़क के रास्ते पाकिस्तान आकर मैचेस भी देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेरा ख्याल है हल्ला गुल्ला होगा, उम्मीद तो हल्ला गुल्ला होगा। हाँ। और 1 मार्च को पाकिस्तान इंडिया मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। ठीक है जी, भट्टी साहब साथ ही चलेंगे इंशाल्लाह फिर कराची से। बात ये, थैंक यू भट्टी साहब फॉर बीइंग विद अस। बात ये है कि अगर पाकिस्तान ये कह देना कि भाई अगर आप लोग अपनी टीम नहीं भेज रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, ऑल दो पिछले साल हम चले गए थे, तो इंडिया में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता हुआ, प्लीज कोई नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। आईसीसी को पड़ता है, क्योंकि यू नो आईसीसी को ये फरक क्यों नहीं पड़ता कि वो पाकिस्तान, आई नो इट हैज टू बी वेरी इक्वल। इंडिया पाकिस्तान मैचेस यू नो इनका कोई मुकाबला नहीं है, सो या यस हम सारों को पता है, लेकिन यहाँ कोई क्वालिटी नहीं, आईसीसी को फर्क नहीं पड़ता होगा इंडिया में कि पाकिस्तान जा रहा है, लीग में ग्राउंड फुल था ये एग्जैक्टली, लेकिन आईसीसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। वो जरूर फर्क पड़ना चाहिए, इस दफा हमें लगता है कि आएगा। भाई अच्छी खबर दीगर खेल स्पोर्ट्स से आ रही है हमारे पास, और हमारे नौजवान बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जीत रहे हैं। स्क्वॉश भी इन्हीं खेलों में शामिल है जिसमें पाकिस्तान ने निफ्स सदी तक राज किया। हाशिम खान, जहांगीर खान और जानचर खान के आलमी रिकॉर्ड्स को कौन भूल सकता है। सर्टनली पाकिस्तान के टॉप स्क्वॉश प्लेयर नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली शैम्पियनशिप अपने नाम करके साबित किया है कि पाकिस्तान में अब भी स्क्वॉश का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। और आपको पता है कि हमारे इस फोरम पे इतने स्क्वॉश प्लेयर्स, यंगस्टर्स, चैंपियंस आ चुके हैं कि वो डेफिनेटली रोशन तो हमें अच्छा नज़र आ ही रहा है। साथ आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के अशब इरफान ने अपने इंडियन हरीफ को शिकस्त देकर ह्यूस्टन में होने वाली कैंसो ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। How cool is that? क्या ज़बरदस्त बात है, और अशब इरफान ने हमें ज्वाइन किया है। अशब बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका?
वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बहुत मुबारक हो आपको अपनी जीत पे। और डेफिनेटली हम पाकिस्तानी ना थोड़ा सा एक ही स्पोर्ट क्रिकेट से मायूस से हो गए हैं। सो वी आर लविंग द फैक्ट कि हमारे यंगस्टर्स आर सो गुड इन अदर स्पोर्ट्स। ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ, स्क्वॉश कब से खेल रहे हैं? जी बिल्कुल। सो इंटरेस्ट मेरा ऐसे हुआ लाइक जैसे आपने कहा लाइक पाकिस्तान में क्रिकेट का क्रेज़ इतना ज़्यादा होता है, तो क्या कहते हैं मैंने भी शुरू क्रिकेट से ही किया था, लेकिन देन मेरा एक दोस्त था वो मुझे ऐसे स्क्वाश कोर्ट एक दिन लेके गया। हमारे लाहौर में एक पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है, उधर मैं पहली दफ़ा खेलने गया। मेरे अब्बू को काफ़ी पसंद आई, मुझे ये गेम काफ़ी पसंद आई। एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं मुझे बस खेलते हुए अभी 10 साल भी हो गए हैं। सो नाउ आई एम अ प्रोफेशनल स्क्वाश प्लेयर नाउ। ज़बरदस्त है कि आपकी इस बात से दो बातें तो सामने आई। अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है जो अच्छी एडवाइस दे और आपको लेके गए हैं। मगर अब तो यू वुड से दैट यू आर अ प्रोफेशनल स्क्वाश प्लेयर। अब आपका ये प्रोफेशन है या अभी भी बस शौक ही है? नहीं, नाउ आई एम अ प्रोफेशनल स्क्वाश प्लेयर। अब शौक नहीं रहा, अब लाइक आई एम प्लेइंग प्रोफेशनली। तो अब क्या इससे पहले जाहिर है लोग भी आपसे वाकिफ नहीं थे, हमारा भी आपसे पहला तारुफ है। ये केंसो जो चैम्पियनशिप है ये हर साल होती है, कुछ अरसे बाद होती है, इसका क्या स्टेटस है? इस चैम्पियनशिप को जीतने के बाद आपको क्या फ़वाइद मिलेंगे? आपकी रैंकिंग कितनी बेहतर होगी? आगे के क्या प्लान्स हैं? बहुत कुछ पूछ लिया मैंने एक साथ। नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है जी, मैं बिल्कुल आपको समझाता हूँ। लाइक टूर्नामेंट्स होते रहते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट कंट्रीज में और डिफरेंट सिटीज़ में। लाइक अभी जैसे ह्यूस्टन में है एंड मेरा अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट है लाइक आफ्टर अ वीक, वो डिफरेंट सिटी में है, अटलांटा में। सो ह्यूस्टन में बताना चाहता हूँ कि लाइक ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब जहाँ पे टूर्नामेंट हुआ अभी, तो मैं पिछले 2 साल से इधर ही अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अपने यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी कोच हैं जो ये सारा मैनेज करते हैं ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब को, जानजेब खान, उनके साथ मैं इधर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और उनके साथ इधर हमारे क्या कहते हैं हमारे क्लब में फ़िज़िकल अपने ट्रेनर्स हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। सो आई वाज ट्रेनिंग हियर फॉर लाइक पास्ट 2 years, तो इसलिए मेरे लिए बड़ा स्पेशल भी था। एंड स्पेशली लाइक फिर फाइनल्स में मेरा इंडियन के साथ मैच आ गया, सो इट वाज रियली नाइस एक्चुअली। हाँ, उसका तो एक और लेवल ऑफ एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन हो जाती है अगर आपका हरीफ जो हो वो इंडियन हो। वी कैन टोटली इमेजिन एंड रिलेट टू दैट। अच्छा ये बताएं 2 साल से तो आप अमेरिका में हैं और नेचुरली स्पोर्ट भी ऐसा है, कोई भी स्पोर्ट हो तो हमें लगता है कि बेहतरीन जगह पे आप जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इससे पहले जब आप पाकिस्तान में थे तो तब भी आपके पास सहूलियात थी, कोचेस थे, वो भी ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताएं। जी बिल्कुल, उससे जब मैं पहले पाकिस्तान में था, व्हेन आई वाज प्लेइंग माय जूनियर स्क्वाश, जब मैं प्रोफेशनली नहीं हुआ था, तो आई वाज ट्रेनिंग इन लाहौर एंड इस्लामाबाद में हमारी नेशनल अकेडमी है, पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन जो है। तो ऑब्वियसली लाइक जूनियर्स में काफ़ी अच्छा रहा हमारा, बट आई थिंक कि लाइक जब आप प्रोफेशनली जाते हैं, सो आई थिंक आप जितना ट्रैवल करते हैं, यानी आप जब डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे मैं इधर आया ह्यूस्टन जब पहली दफ़ा आया, मुझे बड़ा नए लोग मिले, नए प्लेयर्स मिले, लाइक डिफरेंट एटमॉस्फेयर, बिल्कुल इट्स टोटली डिफरेंट हियर। तो आपको लाइक उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, करते हैं। तो आई थिंक आप जितना प्रोफेशनल स्क्वाश कितनी लुक्रेटिव है एज अ प्रोफेशन? जैसे फुटबॉल टन लोड्स ऑफ मनी, इवन टेनिस की हम बात कर लें, क्रिकेट में भी बहुत अच्छे पैसे हैं, हॉकी में ज़रा इतने अच्छे पैसे नहीं बना पाते हमारे यहाँ लोग, हालांकि कौमी खेल है हमारा। स्क्वाश एज अ प्रोफेशन, इज इट लाइक अ गुड स्पोर्ट? यू कंफर्टेबल व्हेन यू आर प्लेइंग इट? जी ऑनेस्टली स्क्वाश में लाइक अभी जैसे मैं अपने लेवल की बात करूँ, अभी आई एम ट्राइंग टू लाइक प्ले माई चैलेंजर टूर, लेकिन जैसे जैसे आपकी रैंकिंग बेहतर होती है तो यू गो अप एंड लाइक आपका लाजमी सी बात है आपका लेवल ऊपर जाता है एंड यू विल गेट मोर प्राइज मनीज एंड स्टफ एंड या इट्स अ नाइस स्पोर्ट एंड या आप इसमें कर सकते हैं काफ़ी। अच्छा हम अक्सर जब बात करते हैं बाकी स्पोर्ट्स की, जो कि फ्रैंकली क्रिकेट की जब बात करते हैं तो हम ग्रास रूट्स लेवल की बात करते हैं, स्टार्टिंग यंग उस चीज़ की बात करते हैं। और पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक रुझान भी, अगर एक ही स्पोर्ट खेलना हो स्कूलों में
तो क्रिकेट ही होता है। स्क्वॉश भी ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान में खेली जाती है या फिर आप एक एक्सेप्शन है? नहीं, एक्चुअली लाइक स्क्वाश का भी मेरे ख्याल से तो ऐसे ही है, लाइक जो भी नए प्लेयर्स आते हैं, इवन मैं जब था, मैं भी छोटे होते से खेल रहा हूँ, लाइक मुझे 10 साल हो गए। आई वाज लाइक मे बी 10, ऐसे ही था 10 और 11 जब मैंने शुरू किया। इससे आई थिंक लाइक आप जितना यंग शुरू करेंगे आपको उतना फ़ायदा भी होगा और आप उतने अच्छे हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ इतनी सहूलत है, मतलब ठीक है अर्बन सेंटर्स में तो है, मतलब उन सेंटर्स में भी एक आम आदमी को एक्सेस है स्क्वॉश कोर्ट्स तक? एक्चुअली आपको लाइक थोड़ा सा आपको इसमें इस चीज़ में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है कि लाइक शुरू में आपको अपना खुद सारा वो एक्सपेंस उठाना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है, बट एज यू गो ऑन वही है कि लाइक आप लगे रहें, अपनी मेहनत करते रहें, देन आप किसी न किसी मुकाम पे इंशाल्लाह पहुंच ही जाते हैं। आप ह्यूस्टन में ही हैं अशब अभी? शुरू में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। जी मैं अभी ह्यूस्टन। तो लाइट आ रही है आपके? जी लाइट आ रही है, क्योंकि सुना है बड़ा हरिकेन आया और ह्यूस्टन में काफी तबाही हुई है। इट वाज बैड। चलें, गुड टू हैव, हम आपको देख रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है। आज सुबह में था, चलें बता दें। बताएं। नहीं लाइक सुबह में थोड़ा सा था, लाइक वो काफी हवा वगैरह तेज थी, बट नाउ इट्स फाइन। चलो, आपको तो लगा होगा कि आप वापस पाकिस्तान आ गए हैं। खैर इन एनी केस ये ज़रूर बताइएगा दो चीज़ें, एक तो अपने नाम का मतलब ज़रूर बताएं। अक्सर हमारे पास जो स्पोर्ट्स पर्सन्स आते हैं यंगस्टर्स, तो नाम इतने डिफरेंट होते हैं जो हमने सुने नहीं होते। हमने पहली दफा ये नाम वी लाइक टू इंट्रोड्यूस इट टू आवर व्यूअर्स एज वेल। तो अशब का क्या मतलब है? अशब का मतलब है तरक्की या बहुत अच्छा साथी। चलिए जी, अल्लाह ने आपको तो अच्छा साथी भी दे और आप बहुत तरक्की भी करें। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशंस अशब। कितनी खुशी होती है when they are doing so well। और हमने आपको ये बताना है कि यूरो कप का पहला सेमीफाइनल होने जा रहा है रात 12 बजे। पिक योर फेवरेट्स, स्पेन और फ्रांस के दरमियान। फ्रांस। ओके, स्पेन ही बचता है नेचुरली फिर मेरे लिए। रात 12 बजे होगा, सो हम नहीं देखेंगे, हम फिर सुबह इसका समरी पढ़ेंगे, ठीक है? हम सो जाएंगे टाइम से, या फिर आप हमें बता देना। हाँ, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।